नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 7 जुलाई और थर्ड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है उतने प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न आप ही जैसे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया वो प्रश्न है और सेलेक्टेड प्रश्न है। अगर 3-4 स्टूडेंट एक ही प्रश्न सेंड करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे तो मैं वही प्रश्न को सेलेक्ट करता हूँ। ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 से 15 प्रश्न ही लेकर आप पता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फालतू का प्रश्न कराने का शौक़ नहीं। और मैं ये भी देखा आज कि पेपर ख़त्म होने से पहले ही एनालिसिस करा दिया जा रहा है और अच्छा खासा व्यू भी हो जा रहा है, तो उस सब से बचें। आप टाइम देख लीजिए कितना बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ही एनालिसिस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि देश की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है। काफ़ी चर्चे में रही थी दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज़ देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, जिसके बाद वह कश्मीर के साथ साथ देश की लड़कियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी। आयशा केवल 25 साल की उम्र में पायलट बन गई, ये आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द वाइट टाइगर बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत के अरविंद अडिगा के द्वारा द वाइट टाइगर बुक लिखा गया है और इसी वाइट टाइगर बुक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न साइंस से पूछा गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो जूल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी ISI में कार्य या ऊर्जा की एक ही होती है। ये भी आप याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का जूल ही होता है। और यह 1 मीटर के माध्यम से अभिनय करने वाले 1 न्यूटन के बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था। ट्रांसजेंडर को यानी ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है। तो स्माइल योजना, ये आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना का नाम स्माइल है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि ओणम उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम जो है केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, आप लोग को पता भी होगा। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न आपसे एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है, जो 10 दिनों तक चलता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में मैसूर पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो दोस्तों, 4 बार अंग्रेजों के द्वारा कुल मैसूर पर 18वीं शताब्दी में आक्रमण। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि मंगोल शासक चंगेज खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, मंगोल शासक चंगेज खान का जन्म मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। और कब हुआ था, तो 1162 ईस्वी के आसपास में चंगेज खान का जन्म हुआ था, जो कि एक मंगोल शासक था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, तेंदुलकर समिति जो 2004 और 5 के लिए गरीबी रेखा की गणना करने के लिए इसका गठन किया गया था, जो क्रय शक्ति समानता के पदों में 33 रुपये प्रति दिन के बराबर थी। PPP मॉडल से तात्पर्य उस पद्धति से है जो देशों यानी 2 देशों में समान वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक धन को निकालने के उपयोग की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजा भोज का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों, याद होगा आप लोग को, राजा भोज का शासनकाल था 1000 से 1055 ईस्वी तक। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगे तैलंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कहावत है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी। यानी जो रजिया सुल्तान थी और ये पहली महिला शासक बनी थी, ये किनकी पुत्री थी। तो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा नहीं केवल एमटीएस में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग
इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि होजागिरी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यह जो होजागिरी नृत्य है पूर्वोत्तर भारत त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नृत्य से तो सवाल लगातार, यानी कोई भी ऐसा अभी तक शिफ्ट नहीं आया जिसमें नृत्य से सवाल नहीं पूछा गया है। अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग घर पे टॉपिक को पढ़िए, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा रहा है। यही तो एनालिसिस का फ़ायदा है, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर कराया था तो उस समय मेरे पास काफ़ी कम सवाल आए थे और मैं वही सवाल कराता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एग्ज़ाम के बाद कुछ देर के बाद मेरे पास ये सारे प्रश्न आए सेकंड शिफ्ट का, तो मैं उन प्रश्न को इसमें ऐड कर दिया हूँ, तो आप लोग का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर अगर आपसे पूछता है तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो याद होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र पूछ सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4। काफ़ी साइंस से आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं एमटीएस में। आने वाले ग्रुप डी इसी चैनल पे आप लोग का एनालिसिस कराऊंगा और मैं ही कराऊंगा, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से कराने वाला हूं ग्रुप डी का एनालिसिस भी। तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला एक बहुत महासंग्राम होने वाला है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकता है, तो 2 जगह से लड़ सकता है एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सरोद वादक थे अमजद अली खान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनजाति संशोधन विधेयक 2021 किसने पेश किया था, और इसी प्रश्न पे मैं सेकंड जब शिफ्ट करा रहा था तो उसमें बोला था कि इस प्रश्न पे डाउट है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया कि जनजाति संशोधन विधेयक 2021 किसने पेश किया था, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा पेश किया गया था। और ये कौन है, तो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार केसरिया स्तूप या सांची स्तूप में से दोनों में से एक होगा, वही आपका राइट आंसर है। और कहाँ ये, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ओडिसी नर्तकी किसे पद्म विभूषण 2000 में अवार्ड दिया गया था, तो याद रखें केलू चरण महापात्र इसका राइट आंसर था। इन्हीं को एक ओडिसी नर्तकी हैं जिनको 2000 ईस्वी में अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1948 में व्यापार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, तो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये था इसका फुल फॉर्म, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि वेयर इज़ द ईस्टर्न रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोलकाता, यानी ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान द्वीपों को कौन सा पास अलग करता है, तो डंकन पास अलग करता है। ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है डंकन पास। अगला सवाल है ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। हालांकि यह प्रश्न 2 स्टूडेंट ने सेंड किए थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रश्न गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं उस समय इस प्रश्न को सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में 2-4 और स्टूडेंट ने इसी प्रश्न को हूबहू सेंड किया, तब मुझे यकीन हो गया कि ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को ये प्रश्न सेलेक्ट करके करा रहा हूँ। अगला सवाल था कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, यानी योजना आयोग के बारे में पूछ रहा था कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग, जो कि 2015 में नीति आयोग को लाया गया था योजना आयोग के जगह पे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे प्रश्न थे आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और अभी कुछ देर के बाद आप लोग के लिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का मिलाकर एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।